मुल्क के अंदर से ही बगावत हुई और एक और खानदान अब्बासियों ने खिलाफत संभाली जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद थी। अब अब्बासियों के टाइम पर ही मुसलमानों की ताकत अपनी पीक तक पहुंची, जिसे वेस्ट में इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, जब बगदाद अब्बासी खिलाफत का कैपिटल दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी थी। अब्बासी खिलाफत ने दुनिया की सुपर पावर होने के साथ साथ एक बहुत ही यूनिक काम किया कि उन्होंने अपने कैपिटल बगदाद के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई, जिसे हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था। और इस लाइब्रेरी को दुनिया की बेहतरीन किताबों, स्टोरीज और पोइट्री से भर दिया, जिसकी वजह से दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल लोग, साइंटिस्ट, पोइट्स, आर्टिस्ट्स सब अपने इलाके छोड़कर यहाँ इस सिटी में जमा होने लगे। अब्बासी खलीफा ने इस हाउस ऑफ विजडम में एक पोर्शन ट्रांसलेशन के लिए बनाया ताकि यहाँ पर लोग बैठकर दुनिया के पुराने अजीम लोगों की राइटिंग्स को अरबी जबान में ट्रांसलेट कर सके। और जब ये ट्रांसलेशन शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता अरबी जबान दुनिया की सबसे ताकतवर जबान बनने लगी, जिस तरह आज इंग्लिश जबान है। अब्बासी खिलाफत ने दुनिया में पहली बार साइंटिस्ट को अपने रिसर्च करने के लिए फंडिंग करना शुरू की, जिसकी वजह से दुनिया में बड़े बड़े मुसलमान साइंटिस्ट सामने आए, जैसे कि बगदाद के इस हाउस ऑफ विजडम का हेड जिसका नाम था अल-ख्वारिज़मी, A man named Al-Khwarizmi जिन्होंने पहली बार दुनिया में अलजबरा इंट्रोड्यूस किया, was one of the greatest mathematicians of all time, a Muslim, worked in the golden age of Islam. जो आज भी दुनिया के साइंस में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अब्बासी खिलाफत में साइंस के साथ साथ आर्ट्स भी बहुत आगे बढ़ा और इसी दौर में अल्फ लैल व लैल जैसी किताब लिखी 1001 Nights, जिसमें ऐसी स्टोरीज लिखी गई जिन पर आज तक हॉलीवुड में मूवीज बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अलादीन, अली बाबा, They all know about Alibaba. और सिम्बाद वगैरह। इन शॉर्ट मुसलमान दुनिया के सुपर पावर थे और इन्हें चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन जब भी हिस्ट्री में कोई एम्पायर इस लेवल तक पहुंचती है तो उससे आगे सिर्फ एक ही रास्ता होता है, डिक्लाइन। हुआ यूं कि अब्बासियों से पहले उमैया खिलाफत, एज वी नो, कि सिर्फ अरबों की खिलाफत थी, लेकिन अब्बासी खिलाफत उमैया से बिल्कुल ऑपोजिट थी। मतलब इस खिलाफत के दौर में एम्पायर के हर कोने से लोग गवर्नमेंट में शामिल थे, पर्शियंस, टर्क्स, ग्रीक, सब। और एक अब्बासी खलीफा ने तो तुर्कों की एक बहुत पावरफुल फौज भी बनाई, सल्जूक फौज। और ये फौज टाइम गुजरने के साथ साथ इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसने अब्बासी खिलाफत को मजबूत करने के बजाय खिलाफत का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद खलीफा सिर्फ एक नाम का खलीफा था और मुल्क की सारी ताकत सल्जूक फौज के पास थी। ये ऐसा है जैसे आज किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नाम का प्राइम मिनिस्टर हो और मुल्क की सारी ताकत किसी और के पास हो। सॉरी। सल्जूक फौज के कंट्रोल के बाद इसी फौज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी खिलाफत कमजोर होती गई और उनकी इस इतनी बड़ी एम्पायर में हर तरफ बगावतें स्टार्ट होने लगी, जिससे आखिर ये इतनी बड़ी एम्पायर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गई, जिसकी वजह से मुसलमानों के हाथ से पहली बार फलस्तीन छीन लिया गया। इस सबसे बहुत साल पहले पहली खिलाफत में जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन सारे इलाकों को फतह कर रहे थे तो उन्होंने क्रिश्चियंस की सबसे होली सिटी जेरूसलम को भी फतह कर लिया था। उसके बाद अगले 450 साल तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो फलस्तीन मुसलमानों से ले सके। लेकिन जब अब्बासी खिलाफत कमजोर हो गई और मुसलमान बहुत छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गए तो इस टाइम का यूरोप के क्रिश्चियंस ने फुल फायदा उठाया और यरूशलेम, फलस्तीन को मुसलमानों के हाथ से छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ी जंग स्टार्ट की, द क्रूसेड्स, the mightiest battle between Christianity and Islam. और आखिर 1099 में उन्होंने फलस्तीन और जेरूसलम फतह करने के बाद हजारों मुसलमानों, बच्चे, औरतें, बूढ़ों को शहीद कर दिया और उनके घरों को आग लगा दी। एक किताब में तो ये तक लिखा है कि क्रूसेडर्स ने मुसलमान माओं से उनके बच्चे छीनकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नीचे फेंक दिए। मुसलमानों ने इन क्रूसेडर्स से भागकर घरों और मस्जिदों में छुपने की कोशिश की, लेकिन क्रूसेडर्स ने बजाय इसके कि उनको निकाला जाए, क्रूसेडर्स ने उन घरों को बाहर से आग लगा दी, जिससे हजारों मुसलमान जलकर राख हो गए। अगर आप सोचेंगे कि इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है, तो आज भी फलस्तीन में यही सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह हो रहा है। क्रिश्चियंस के जुल्म से कुछ ही मुसलमान वहां से बचकर निकले और ये मुसलमान मस्जिद अक्सा से उस पुराने कुरान मजीद को भी अपने साथ लेकर गए जो हजरत उस्मान के दौर में लिखा गया था। इस सब जुल्म के बावजूद दुनिया में मुसलमानों का ऐसा कोई लीडर भी नहीं था जो फलस्तीन को दोबारा फतह कर सके। लेकिन फलस्तीन खोने के सिर्फ 40 साल बाद इराक में एक आम से सोल्जर नजमुद्दीन अयूब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से याद किया जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी 25 साल की एज में अपने चाचा के साथ इराक छोड़कर इजिप्ट की तरफ गए और वहां आहिस्ता आहिस्ता बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद इजिप्ट के बादशाह सुल्तान बन गए। ये बहुत लंबी कहानी है, इसे फिर करेंगे। अब जब यहाँ इजिप्ट में
صلاح الدین ایوبی ایجپٹ کے بادشاہ بننے کی طرف جا رہے تھے تو اسی دوران یہاں سے بہت دور منگولیا میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار کے گھر میں بھی ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا تیموجن چنگیز خان. یس، صلاح الدین اور چنگیز خان ایک ہی دور میں زندہ تھے. ایک نے مسلمانوں کو واپس گلوری کی طرف لے کے جانا تھا اور دوسرے نے مسلمانوں کو ایسا تباہ کرنا تھا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا. فلسطین اور اسپیشلی جروسلم کو کھونے کے بعد مسلمانوں کا کوئی اسٹرانگ لیڈر تو نہیں تھا، لیکن اس دوران سب سے زبردست رول مسلم اسکالرز علماء نے پلے کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو مسلمان ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے اور بہت سارے فرقوں میں ڈیوائیڈڈ تھے، انہیں کچھ بہت عظیم اسکالرز نے ایک ہی گول پر یونائٹ کرنا شروع کیا کہ کسی بھی حال میں فلسطین کو دوبارہ فتح کرنا ہے، جس سے اگلے کئی سالوں میں مسلمان کنگڈمز کی ینگ پاپولیشن کے دماغ میں یہ بات بہت اچھی طرح بیٹھ گئی. لیکن پھر بھی مسلمانوں کا ایسا کوئی ایک لیڈر نہیں تھا جو مسلمانوں کو یونائٹ کر کے کرسچنز پر حملہ کر سکے. آخر صلاح الدین ایوبی نے ایجپٹ کا سلطان بننے کے بعد پہلے تو کرسچنز کے ایک گروپ سے ڈیل کر لی کہ اگلے 10 سال تک بالکل امن ہوگا اور ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں، آلموسٹ صلح حدیبیہ کی طرح. ان 10 سالوں کو یوز کر کے صلاح الدین ایوبی نے پہلے مسلمانوں کو یونائٹ کرنا شروع کیا اور پھر آخر اس سارے علاقے کو فتح کرنے کے بعد اب صلاح الدین ایوبی دنیا کے سب سے طاقتور مسلمان بادشاہ بن چکے تھے اور دنیا کے سارے مسلمان فلسطین کو فتح کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھنے لگے. آخر صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج لے کر کروسیڈرز پر حملہ کر دیا اور سال 1192 میں جروسلم کو مکمل طور پر فتح کر کے سیکیور کر لیا. 1192 مسلمانوں کی تاریخ کا بہت امپورٹنٹ سال تھا، کیونکہ اس سال ایک طرف صلاح الدین ایوبی نے اتنی بڑی فتح حاصل کی اور دوسری طرف شہاب الدین غوری نے انڈیا پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور دلی سلطنت کی بنیاد بھی رکھی. اب آلموسٹ 100 سال بعد مسلمان آخر کار دوبارہ تھوڑا سٹیبل ہونے لگے اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت بھی انہیں واپس ملنے لگی. لیکن اب جب مسلمانوں کو تھوڑی کامیابی مل چکی تھی تو اس سب سے 600 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی حدیث کے پورے ہونے کا ٹائم آ چکا تھا. تو اس سب سے بہت دور چنگیز خان نے منگولیا کو یونائٹ کر لیا تھا اور بہت تیزی سے ہر طرف اپنی طاقت بڑھا رہا تھا. چنگیز خان کا اصلی نام تیموجن تھا اور اس کا باپ منگولیا کے ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار تھا. لیکن تیموجن کے بچپن میں ایک دوسرے قبیلے نے اس کے باپ کو سیکریٹلی زہر دے کر مار دیا تھا، جس کے بعد تیموجن اور اس کا پورا خاندان بہت سخت زندگی گزارتا رہا. اور کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں تیموجن چائنا میں کسی اور کا غلام بن کر بھی رہا، لیکن پھر تیموجن نے آخر واپس منگولیا آ کر اپنے قبیلے کو یونائٹ کیا اور آہستہ آہستہ اس کی یہ مونگول ایمپائر بڑھنے لگی اور اتنی بڑی ہو گئی کہ مونگولینز نے تیموجن کو ایک بہت بڑا ٹائٹل دیا، چنگیز خان، جس کا مطلب ہے سب سے بڑا بادشاہ. خان، یہ نام خان اس سے پہلے ٹرکش زبان میں بھی یوز کیا جاتا تھا، لیکن چنگیز خان کی وجہ سے یہ نام پوری دنیا میں ہمیشہ کے لیے فیمس ہو گیا. مطلب کچھ سرویز کے مطابق آج دنیا میں 2.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے نام میں خان آتا ہے، جیسے کہ شاہ رخ خان، عامر خان اور آف کورس عمران خان. منگولیا کو آج بھی اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی غریب اور عام سا ملک ہے اور اس زمانے میں تو اس سے بھی بہت زیادہ کمزور تھا. اسی لیے چنگیز خان کے اس ایمپائر کے بننے کے بعد بھی منگولیا کے نیبر چائنا نے اسے سیریسلی نہیں لیا، کیونکہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں چنگیز خان نے چائنا کی کیپٹل بیجنگ کو فتح کر لیا اور پہلی بار لوگوں نے دیکھا کہ چنگیز خان کتنا ظالم ہے. اور اس کے ظلم کی کہانیاں تو ہم سب نے سنی ہے کہ وہ لوگوں کے سر کاٹ کر اس کے پیرامڈز بنایا کرتا تھا. لیکن یہ ظلم چنگیز خان کا کوئی شوق نہیں تھا، اس ظلم سے اسے بہت بڑا فائدہ تھا. مطلب اس نے اپنی پوری فوج کو 10 آدمیوں کے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا اور پھر 10 سے 100 اور پھر 100 سے 1000 اور 1000 سے 10,000 کے گروپس. ناؤ چنگیز خان نے اپنی آرمی کے لیے ایک رول بنایا تھا کہ ہر 10 لوگوں کے گروپ میں اگر ایک بندہ بھی جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا تو اس کے گروپ کے باقی 9 لوگوں کے سر کاٹ دیے جائیں گے، جس سے چنگیز خان کی آرمی کے سولجرز ایک دوسرے کو جنگ سے بھاگنے ہی نہیں دیتے تھے اور جو بھی بھاگنے کی کوشش کرتا تھا اسے اس کی آرمی خود ہی مار دیتی تھی. اس کے علاوہ چنگیز خان نے جسٹس کا ایک ایسا سسٹم بنایا کہ اگر کوئی بھی اس ایمپائر میں کسی دوسرے کا گھوڑا چوری کرے اور پکڑا جائے، اسے اس ایک گھوڑے کے بدلے 10 گھوڑے واپس کرنے ہوں گے، اور اگر وہ واپس نہ کر سکا تو صرف اسے نہیں، اس کے پورے خاندان، بچے، بیوی، ماں باپ سب کو مار دیا جائے گا. اس طرح چنگیز خان کی یہ ظالم ایمپائر بہت تیزی سے پھیلنے لگی اور آخر مسلمانوں کی ایک ایمپائر خوارزم سے ٹکرا گئی. پہلے تو چنگیز خان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرے،
इसीलिए उसने ख्वारिज़म के बादशाह की तरफ दोस्ती का पैगाम लेकर एक डेलीगेशन भेजा, लेकिन ख्वारिज़म के बादशाह ने उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें रिहा करने के लिए चंगेज खान ने अपने एम्बेसडर को बादशाह की तरफ भेजा, लेकिन बादशाह ने उस एम्बेसडर का सर काट दिया। अब ये बहुत बड़ी बात, एम्बेसडर या मैसेंजर को कत्ल करना इस्लाम में और दुनिया के हर कानून में बहुत बड़ा जुर्म है। जब मंगोलिया में चंगेज खान को इसका पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और अब उसकी इज्जत का सवाल भी था, तो उसने अपनी सबसे बड़ी फौज 1 लाख की फौज लेकर ख्वारिज़म की तरफ रवाना हुआ और यहाँ मुसलमानों और मंगोल्स के दरमियान अगले 100 साल की जंग शुरू हुई। चंगेज खान ने बहुत तेजी से ख्वारिज़म की इस पूरी एम्पायर को खत्म कर दिया और हर सिटी को फतह करने के बाद वहाँ की सारी पॉपुलेशन के सर काट दिए और फिर उनके पिरामिड्स बनाए, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि चंगेज खान से पड्डा लेना कोई आसान काम नहीं है। चंगेज खान के हमले से पहले ख्वारिज़म एम्पायर, जिसमें आज अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे इलाके हैं, इनकी आबादी 2 मिलियन 20 लाख के करीब थी और चंगेज खान के हमले के बाद अब यहाँ की आबादी सिर्फ 2 लाख रह गई थी। मतलब चंगेज खान ने 18 लाख मुसलमानों को शहीद किया था। इन इलाकों को फतह करने के बाद एक दिन चंगेज खान ने सारे मुसलमानों को एक मस्जिद में जमा किया और फिर खुद मिंबर पर चढ़ा और सारे मुसलमानों से कहा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर अजाब बनाकर भेजा गया। इसके बाद मंगोलियन एम्पायर और भी बढ़ती गई और ऊपर रशिया को भी फतह कर लिया, लेकिन उसी दौरान मंगोलिया में चंगेज खान फौत हो और अपने बाद अपने बेटे उगुदाई को सबका बादशाह बनाया और अपनी पूरी एम्पायर को अपने बेटों में डिवाइड कर दी। लेकिन चंगेज खान के जाने के बाद भी मंगोल एम्पायर हर तरफ फैलती गई और आखिर बहुत साल बाद चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने एक और बहुत बड़ी फौज तैयार की और उसे लेकर बगदाद अब्बासी खिलाफत के कैपिटल की तरफ बढ़ने लगा, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल सिटी थी। अब चाहिए तो ये था कि उस वक्त के मुसलमान यूनाइट होकर मंगोल से लड़ते, लेकिन उस वक्त के मुसलमान इतने फिरकों में डिवाइड हो चुके थे कि मंगोल एम्पायर से लड़ने से ज्यादा वो एक दूसरे से डिबेट्स और मुनाजरों में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। हलाकू खान ने हर तरफ से बगदाद को घेर लिया और फिर आखिर 1258 बगदाद को मुसलमानों से छीन लिया और मुसलमानों के खलीफा को कत्ल कर दिया, जिसके बाद अब्बासी खिलाफत 500 साल तक हुकूमत करने के बाद हमेशा के लिए खत्म। बगदाद फतह करने के बाद हलाकू खान की फौज ने इतना खून बहाया कि कहा जाता है कि बगदाद में दरियाए फुरात का कलर मुसलमानों की खून की वजह से कई दिन तक बिल्कुल रेड, और रेड कलर के बाद यूफ्रेटिस रिवर का कलर ब्लैक हो गया, क्योंकि हलाकू खान ने बगदाद के हाउस ऑफ विजडम, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, उसके सारे किताब जलाकर राख कर दिए और उन्हें दरिया में फेंक दिया, जिसकी वजह से दरियाए फुरात का कलर कई महीने तक बिल्कुल ब्लैक था। हिस्ट्री में मुसलमानों पर इतना सख्त टाइम कभी भी नहीं आया कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि इस्लाम की सबसे होली साइट्स को भी खतरा हो, क्योंकि अब्बासी खिलाफत को खत्म करने के बाद अब मंगोलों के सामने सिर्फ एक और सल्तनत थी, ममलूक सल्तनत, और अगर ये इसे भी हरा देते तो मक्का और मदीना का कंट्रोल भी मंगोल्स के पास चला जाता, तो वो 100% मक्का में काबा को गिरा देते। बट ऐसा नहीं हुआ। जब मंगोल्स बगदाद फतह करके आगे बढ़े तो ये देखकर इजिप्ट के ममलूक सुल्तान ने अपने जनरल बेबर्स के साथ मंगोलों से लड़ने का फैसला किया। सुल्तान को सबने समझाने की कोशिश की कि मंगोलों से लड़ना इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि उस जमाने के लोगों और कुछ बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी ये कह दिया था कि ये मंगोल ही असल में याजूज माजूज और बस इसके कुछ ही अरसे बाद कयामत आने वाली, तो इनसे जीतना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी सुल्तान और उसका जनरल बेबर्स मंगोलों के खिलाफ एक फौज जमा करने लगे। अब इसी दौरान मंगोलिया में हलाकू खान का भाई, जो उस वक्त पूरे मंगोल एम्पायर का बादशाह था, मार दिया गया। तो हलाकू खान मजबूरन अपनी बड़ी फौज लेकर वहां से वापस चला गया और एक छोटी फौज को यहाँ पर छोड़ा, और आखिर फलस्तीन में एन जालूत के मकाम पर मंगोल्स और मुसलमानों की फौज आमने सामने हुई। ये एन जालूत इलाका फलस्तीन में है और इसे एन जालूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदियों के मुताबिक ये वही एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर इससे हजारों साल पहले दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़े वॉरियर जालूत को हराया था। और अगेन अब हजारों साल बाद यहाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि कमजोर मुसलमानों ने पहली बार द ग्रेट मंगोल एम्पायर को बहुत बुरी तरह हरा दिया और मंगोल एम्पायर की एक्सपेंशन को हमेशा के लिए रोक दिया। मतलब ये जंग हारने के बाद मंगोल एम्पायर कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ी। ये थी मंगोल्स और मुसलमानों की जंग, जिसका इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, जो आखिर एन जालूत की जंग के साथ खत्म हो गई। लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर मंगोल्स का कंट्रोल था और उन्हें दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता
यही मंगोल यहाँ के रिलीजन इस्लाम को स्टडी करने लगे और आखिर इतना इम्प्रेस हुए कि सारा मंगोल खानदान जो इन इलाकों में आबाद था मुसलमान हो गया और ये सारे इलाके दोबारा इस्लाम के कंट्रोल में आए। अगर आप चंगेज खान की औलाद के सारे नाम देखें तो पहले इन सारों के नाम बिल्कुल मंगोल नाम, जैसे कि ओगोदाय, जोची, हलागु, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके नाम मंगोल से मुसलमान नाम होने लगे, जैसे कि मोहम्मद, तैमूर, यूनुस और बाबर। क्योंकि इंडिया पर बहुत साल हुकूमत करने वाली मुगल एम्पायर इसी चंगेज खान की औलाद में से थी। हजरत उमर और चंगेज खान में एक बात कॉमन है कि इन्होंने अपने जमाने की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर एम्पायर्स बनाई थी, लेकिन इन दोनों एम्पायर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आज चंगेज खान को सिर्फ एक जालिम के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन हजरत उमर को पूरी दुनिया एक ग्रेट लीडर मानती है। सब्सक्राइब।